हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म हुदा अकेडमी। सो जैसे आपने देखा कि यूनिट 1 के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप वो वीडियो वॉच करें। एसपीएम हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, तो आज हम लोग एसपीएम का सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने सारे ही टॉपिक्स को कवर किया है एंड ये मैं ऑफिशियल पीयू का सिलेबस लेके चल रही हूँ। आप लोग उसको एक बार मैच कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हम पहला टॉपिक देखने वाले हैं वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स। इसको हम लोग पढ़ेंगे एंड इस टॉपिक के अंदर फर्दर 3 टॉपिक्स आते हैं, उन टॉपिक्स को व्यू करेंगे एंड उसके बाद हम इसके कॉमन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स को देखने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इशू इन प्रोजेक्ट स्टाफ एक्विजिशन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है मॉडल बेस्ड आर्किटेक्चर एंड इसके बाद जो टॉपिक है वो है वर्क फ्लोज ऑफ द प्रोसेस एंड चेक पॉइंट्स ऑफ अ प्रोसेस। तो ये सारे टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और इस वीडियो के बाद आपको एक और यूनिट 2 की पार्ट 2 की वीडियो मिलेगी, जिसके अंदर आपको एक छोटा सा टॉपिक मिलेगा और उसके बाद आपका ये यूनिट 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। हाँ जी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। A project management framework is a collection of tools, tasks and processes that help guide and structure the execution of a project। अब हम लोग स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं और प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग जब भी उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके अंदर कलेक्शन ऑफ टूल्स का यूज होता है, टास्क होते हैं एंड बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं जो हमें गाइड करते हैं किस तरीके से हमें अपना जो प्रोजेक्ट है उसको एक स्ट्रक्चर वे में लेकर आना है, स्ट्रक्चर वे में उसका काम करना है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन मैप आउट द प्रोग्रेशन ऑफ द इंडिविजुअल प्रोजेक्ट स्टेप्स फ्रॉम द बिगनिंग टू कंप्लीशन। यानी कि स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हम लोगों को क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। पीएमएफ यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ये हमें इस चीज की गाइडेंस देता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें 3 चीजें पढ़नी है: प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, प्रोजेक्ट कंट्रोल साइकिल्स एंड टूल्स एंड टेम्पलेट्स। अब ये जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है ये बिल्कुल वही है जो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर अपना कवर किया था, वही सारे स्टेप्स हैं। तो कुछ बुक्स के अंदर या कुछ पीडीएफ्स के अंदर आपको मिलेगा कि ये जो पार्ट है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है कि फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है, सिर्फ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल ही उन्होंने एक्सप्लेन किया है, दैट्स इनफ। ठीक है, उन्होंने प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल के अंदर ही कंट्रोल साइकिल को भी एक पॉइंट के अंदर मेंशन कर दिया, बट ये अच्छा तरीका है अगर आप इसको इस तरीके से डिवाइड करके लिखते हैं तो यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है जो आपने लास्ट वीडियो में भी देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने ये अच्छे से बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली समझाने वाली हूँ, तो आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी आप प्लीज उस वीडियो को देखिए, बिकॉज लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक के अंदर आपका ये वाला टॉपिक आ ही जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी ये 3 चीजें हैं इनमें हमारा फर्स्ट है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। उसको हमें एक्सप्लेन करना है कि प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल होता क्या है। तो उसमें हमारे इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मैनेजमेंट और रिव्यू आता है। हमने लास्ट टाइम पे जो किया था मैनेजमेंट की जगह पे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल था, लास्ट में क्लोजर था। तो आप वो भी सेम टू सेम मेंशन कर सकते हो और चाहो तो इस तरीके से भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है एग्जैक्टली वही, पॉइंट्स भी वही है, मीनिंग भी वही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। बट आप चाहो ऐसे मेंशन कर दो, बट आप चाहो तो वैसे मेंशन कर दो। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसका पर्पस क्या है लाइफ साइकिल का, इज टू प्रोवाइड अ टाइमलाइन विद गोल्स एंड माइलस्टोन्स टू अकम्प्लिश ईच स्टेज। तो हमें हर एक स्टेज को इम्प्लीमेंट करना है, चाहे वो हमारी डिजाइनिंग हो, चाहे वो टेस्टिंग हो, कोडिंग हो। ठीक है, उन सारी स्टेजेस को कंप्लीट करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर टाइम दिया होता है, एक डेडलाइन दी होती है। उन गोल्स के अकॉर्डिंग जब हम लोग काम करते हैं उसको हम प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे इनिशिएशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टार्टिंग वाला, जिसके अंदर हम फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, फिजिबिलिटी एनालाइज करते हैं एंड स्टेक होल्डर्स के इंटरव्यूज लेते हैं, इन स्टेक होल्डर्स से बातचीत करते हैं कि उन्हें किस तरीके का प्रोजेक्ट चाहिए। उसके बाद जो भी उनसे बातचीत होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लानिंग करते हैं, अपनी जो टीम है उसको बनाते हैं, देन उसको एनालाइज करते हैं कि टीम मेंबर्स के अंदर कौन से मेंबर कौन सा काम कर सकता है, किसको क्या एलोकेट कर सकते हैं, कौन से रिसोर्सेज की जरूरत है, कितने टाइम में हमें टेस्टिंग करवानी है, कितने टाइम में हमारी डिजाइनिंग कंप्लीट होनी चाहिए। ये सारा का सारा काम हमारा प्लानिंग के अंदर आता है। ठीक है, और किस टाइप के रिस्क आ सकते हैं ये सब भी हम लोग प्लानिंग के अंदर देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज योर एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन, जो भी हम लोगों ने प्लान किया है उसको प्रैक्टिकल वर्क में लेकर आना, इट्स योर एग्जीक्यूशन।
ये भी हम लोगों ने अच्छे से डिटेल में पढ़ा है, प्लीज वो वीडियो आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट, जिसको हमने लास्ट टाइम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल कहा था। अब जो चीजें हम लोग एग्जीक्यूट कर चुके हैं उनकी आपने स्टेज बाय स्टेज आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है, उनको मॉनिटर करना है एंड उनकी जो भी रिपोर्ट है, उसकी जो भी प्रोग्रेस है उसको देखना है। अगर उसमें कोई भी आपको चेंजेस करने की जरूरत है, आपको मॉडिफाई करने की जरूरत है, तो आप उसको मॉडिफाई करेंगे ताकि वो मैनेज रहे, ठीक है। और आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी प्रोजेक्ट है, उसको स्टेक होल्डर के साथ बीच बीच में उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे ताकि जो आपका जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट वन इज अ रिव्यू। एट लास्ट जब हम लोग अपना पूरा का पूरा काम कर देते हैं तो हमें उसको एक बार दोबारा से रिव्यू करना होता है। तो हम क्या करेंगे, दोबारा जाके प्रोजेक्ट को देखेंगे, जो भी टीम मेंबर्स हैं उनसे जाके बातचीत करेंगे, लुक बैक एंड एनालाइज what went well in the project and discuss how they can be improved with all relevant stakeholder, customers and manufacturing partners। अगर उसमें कुछ और अच्छा करने की जरूरत है तो हम डिस्कस करेंगे कि क्या और नया हो सकता है, और जो हमने डिस्कस किया था पहले फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर या फिर रिक्वायरमेंट्स लेते टाइम स्टेक होल्डर से, तो वो सारी चीजें जो हमने प्लानिंग के अंदर रखी थी, क्या वो सब कुछ हमने सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया है नहीं किया है। तो हम दोबारा से जाकर एक बार अपने प्रोजेक्ट को देखते हैं, लुक बैक करते हैं और एनालाइज करते हैं कि जिस तरीके से हमें प्रोजेक्ट चाहिए था उस तरीके से मिला है या नहीं मिला है। तो ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप प्लीज वहां पे जाके वो वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, ये वाला पार्ट देखेंगे एंड वो बोलेंगे आपने तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, आपने इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया। तो वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स में टॉपिक बार बार आ रहा है, तो मुझे लगता है ये तो बहुत अच्छे से आपको याद हो ही गया होगा। सो नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया है। सेकंड पॉइंट है हमारा कंट्रोल साइकिल। कंट्रोल साइकिल क्या होता है, मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट। जो यहाँ पे मैंने बोला कि बहुत सारी बुक में आपको एक साथ ही मिल जाएगा, मैनेजमेंट वाला पॉइंट यहाँ पर भी आ गया, बट कंट्रोल साइकिल के अंदर ही फर्दर डिटेल में है कि आपको किस तरीके से जब हमारे लाइफ साइकिल चल रहा है उस टाइम पे किस तरीके से आपको मॉनिटर करना है और किस तरीके से आपको मैनेज करना है अपने प्रोजेक्ट को। दैट इज योर कंट्रोल साइकिल, ठीक है। The main function of this component include managing and mitigating risk, tracking progress across teams and team members, and communicating project status with external stakeholders। जब आप लोग एक लाइफ साइकिल चला रखा है, आपने एक प्रोजेक्ट को आप बना रहे हो, तो उस टाइम पे आपको टीम मेंबर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना है, कम्युनिकेट करना है, एंड जो आपके एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ भी कम्युनिकेट करना है, ताकि आप अपने जो प्रोजेक्ट है उसको ट्रैक पे रखें और उसकी जो प्रोग्रेस हो रही है वो कहाँ तक अभी हमारा बिल्ड हो गया है प्रोजेक्ट, उसकी पूरी की पूरी चीजों के ऊपर आपको कंट्रोल रहे, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपने स्टेक होल्डर से बात करी, उन्होंने कहा कि हमें 2 मंथ में नहीं चाहिए, 2 मंथ्स में नहीं चाहिए अपना प्रोजेक्ट, हमें 1 मंथ के अंदर कंप्लीट चाहिए। तो जब आपने स्टेक होल्डर से बात करी है, उसके बाद आपको जाकर अपने टीम मेंबर से बात करनी पड़ेगी, टेस्टिंग वाले बंदे से बात करनी पड़ेगी, डिजाइनिंग वाले बंदे से बात करनी पड़ेगी, ताकि वो जो अपना ड्यूरेशन आपने उनको दिए, ताकि आप उसकी ड्यूरेशन को थोड़ा कम कर दे और अपना जो प्रोजेक्ट है उसको जल्दी कंप्लीट करा दे, क्योंकि ये हमारे स्टेक होल्डर की अब रिक्वायरमेंट आ रही है। तो जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे टीम मेंबर्स के साथ, तो आप उनको कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे और मैनेज भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इट इंश्योर्स दैट प्रोजेक्ट रिमेन्स ऑन ट्रैक। और ये क्यों किया जाता है, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमेशा ट्रैक पे रहे, मीट देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड डिलीवर इंटेंडेड बेनिफिट्स। जो भी बेनिफिट्स हैं उन बेनिफिट्स के साथ ही वो जाए, ठीक है। एट लास्ट तो जो चीजें हमने बोला यहाँ पे मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट, इसको हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। मॉनिटरिंग के अंदर हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट की बात करते हैं। अगर आप इस तरीके से पॉइंट में मेंशन करती हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज की पॉइंट्स आपकी नजर आते हैं और टीचर को भी पता लगता है कि आपको प्रॉपर नॉलेज है। आपने पैराग्राफ में लिख दिया तो उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि कोई इंपॉर्टेंट लाइन तो नहीं लिखी आपने, और यहाँ पर जो आप इंपॉर्टेंट इस तरीके से मेंशन करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है, ठीक है। सो परफॉर्मेंस मेजरमेंट के अंदर क्या होगा, मॉनिटर प्रोजेक्ट प्रोग्रेस अगेंस्ट द प्लान, शेड्यूल, बजट एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। इसमें आप पूरी की पूरी परफॉर्मेंस को मेजर करें कि जिस तरीके से हमने शेड्यूल बनाया था क्या उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है, जिस तरीके से बजट बना था क्या उसके बजट के अंदर ही काम हो रहा है, जो भी हमें क्वालिटी चाहिए थी उस क्वालिटी के स्टैंडर्ड को हमारा जो काम है वो मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये परफॉर्मेंस के अंदर आ जाएगा आपका। फिर आता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं, जब मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखी है, शॉर्ट फॉर्म वाले क्वेश्चंस आपको मोस्टली 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। तो बाद में बच्चे पूछते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं जो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाते हैं पेपर के अंदर 2 मार्क्स में, ठीक है। डिफाइन एंड ट्रैक KPI
टू मेजर प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस एंड आइडेंटिफाई एरियाज दैट रिक्वायर अटेंशन। अब ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो आपकी अटेंशन मांगता है, नहीं। जो आपका जनरली टेस्टिंग वाला फेज होता है वो ज़्यादा अटेंशन मांगता है, बिकॉज टेस्टिंग के टाइम पे आपको बग्स या फिर एरर्स जो भी आए हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर या फिर कोडिंग के अंदर, उनको आपको रिजॉल्व करना होता है, उसके प्रॉपर सोल्यूशंस निकालने होते हैं, तो उसको ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है। और इसी तरीके से आपको जो डिज़ाइनिंग फेज है उसको भी प्रॉपर अटेंशन चाहिए होती है। अगर आपने पूरा डिज़ाइनिंग वाला जो काम है वो डिज़ाइनिंग वाले पर्सन पे छोड़ दिया और आपने बीच में स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व ही नहीं किया, तो बाद में स्टेक होल्डर ने मना कर दिया कि मुझे तो ये डिज़ाइन यहाँ तक पसंद नहीं आया, इतना पसंद आया, इतना पसंद नहीं आया, तो वो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर अटेंशन की फर्दर ज़रूरत होती है, तो उन चीज़ को हम बोल देंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो जहाँ पर भी की वर्ड आ जाता है विच मीन्स वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात हो रही है, तो यहाँ पर की परफॉर्मेंस क्या मतलब हुआ कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है। अटेंशन सारे ही प्रोजेक्ट को देंगे, बट कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर ज़्यादा अटेंशन देनी है आपने, ठीक है। स्टेटस रिपोर्टिंग, रेगुलरली अपडेट स्टेक होल्डर्स ऑन प्रोजेक्ट स्टेटस, प्रोग्रेस एंड एनी इशू और चैलेंजेस। अगर आपको कोई भी इशू फेस करना पड़ रहा है, आपको कोई भी चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, तो उसकी रिपोर्ट देंगे आप, ठीक है। रेगुलरली आप अपने स्टेक होल्डर्स को अपडेट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पर कोई कट लग गया या फ्लड आ गया या कुछ भी ऐसा हो गया जिसकी वजह से आप जाकर वहाँ पर काम ही नहीं कर पाए, तो आपको अपडेट देना पड़ेगा कि अभी हम लोग 1 हफ्ते तक या फिर 2 दिन तक या 4 दिन तक आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिले रहेगा कि हम लोग उस पर काम नहीं कर पा रहे। तो इस तरीके के जो इश्यूज आप फेस करें या फिर कोई और भी इशू हो सकता है, कोई भी अगर आप चैलेंज फेस करें तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट देना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द कंट्रोलिंग वेरिएंस, एनालाइज एंड deviations from the planned schedule, budget or quality standards and determine the root causes, चेंज मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, रिस्पॉन्स। तो ये सारा का सारा आपका कंट्रोलिंग के अंदर आएगा। सबसे पहले आप एनालाइज करेंगे रूट कॉजेस को, स्टार्टिंग से आप देखेंगे कि रूट क्या होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट है, आप स्टार्टिंग से देखेंगे कि आपको कोई स्टार्टिंग से तो कोई एरर नहीं है या फिर कोई गलती तो नहीं है जो स्टार्टिंग से हो रही हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग में कोई गलती आ रही है तो आपने डिजाइन ही गलत, आपने कोडिंग गलत करी है, फिर कोडिंग हमारे डिजाइन के अकॉर्डिंग है तो डिजाइनिंग गलत हुई है, डिजाइन हमारा फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर आया, रिक्वायरमेंट के अंदर आया, तो दैट मीन्स जो स्टेक होल्डर ने हमारी रिक्वायरमेंट्स दी थी उनकी रिक्वायरमेंट्स ही ऐसी थी कि वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं की जा रही। तो इस तरीके से हम लोग रूट कॉज को ढूंढेंगे कि जो हमारा गलती है प्रोजेक्ट के अंदर वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ठीक है। चेंज मैनेजमेंट, अगर आपको लगता है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन में चेंज करने की जरूरत है या आपको स्कोप के अंदर चेंज करने की जरूरत है, टाइम के अंदर चेंज करने की जरूरत है, बजट के अंदर चेंज करने की जरूरत है, तो आप वो चेंज मैनेजमेंट भी आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अभी आपने स्टार्टिंग में स्टेक होल्डर को बोला कि आपका 2 लाख में हम लोग ये प्रोजेक्ट बना के देंगे, सॉफ्टवेयर बना के देंगे। उसके बाद स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज होती जा रही है डे बाय डे, देन आपकी जो क्वालिटी है उसमें भी आपको इन्हांसमेंट होगी, है ना। और उस क्वालिटी के साथ साथ आपका बजट भी इंक्रीज हो रहा है, तो आपको उसके लिए भी बताना पड़ेगा कि जो हमारा बजट है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। जो पहले 2 लाख बोला था अब वो कम से कम आपका 3 लाख तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो वो चेंज मैनेजमेंट के अंदर आ जाएगा आपका। देन योर क्वालिटी एश्योरेंस, अब मॉनिटर एंड कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स टू इंश्योर दे मीट द डिफाइंड स्टैंडर्ड एंड रिक्वायरमेंट्स। अब अगर मैंने एक वीडियो को शूट करना है 4K में, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे एडिटर ने वो वीडियो जो है वो 4K में शूट करी थी, ठीक है। उसने अगर मुझे यहाँ पर कोई भी बीच में टेम्पलेट वगैरह या फिर अपनी वीडियो वगैरह शो करानी है, कोई भी ऐसी चीज है या फिर फोटो शो करानी है, तो मैंने उसको बोला है तो वो मेरी रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी जानी चाहिए, ठीक है। तो अब समझ लीजिएगा कि मैंने एग्जांपल क्या दी है। मैं चाहती हूँ कि मेरी जो वीडियो की क्वालिटी हो वो अच्छी आए, मेरा फेस अच्छा दिख रहा हो, ठीक है, मेरी प्रॉपर वॉल्यूम जो मेरी आवाज़ है वो सही जा रही हो, ठीक है। तो वो सारी की सारी मेरी क्वालिटी है, तो वो क्वालिटी एश्योरेंस भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पूरे का पूरा प्रोजेक्ट बना दिया, बिल्कुल सही प्रोजेक्ट बनाया, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग बनाया, बट जो उसकी क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा लो है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रिस्क रिस्पॉन्स, इम्प्लीमेंट रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजीज एज नीडेड टू एड्रेस आइडेंटिफाई रिस्क एंड मिटिगेट देयर इम्पैक्ट ऑन द प्रोजेक्ट। अब जो रिस्क हैं वो आते ही आते हैं, अगर आपने बहुत अच्छे से प्लानिंग करी है और आपने रिस्क के बारे में नहीं सोचा तो वो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है आपके प्रोजेक्ट के अंदर, कि आपने रिस्क के बारे में तो एनालाइज ही नहीं किया किस तरीके से गलतियां हो सकती हैं। तो अगर कोई रिस्क आ रहा है उसको भी आपने कंट्रोल करना है, और किस तरीके से कंट्रोल करना है ये भी आपको प्लानिंग स्टेज के अंदर पहले से सोच के रखना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे जो यहाँ पर थी
प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, प्रोजेक्ट कंट्रोल साइकिल दोनों कंप्लीट है। एंड नेक्स्ट वन इज टूल्स एंड टेम्पलेट। इट्स अ सिंपल वन कि किस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्या टूल्स यूज़ करते हैं, किस तरीके के टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं। कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको रेडीमेड मिल जाती हैं, पूरे का पूरा स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है एंड आप उसको कॉपी कर लेते हैं या फिर आप उस रेडीमेड स्ट्रक्चर को परचेज कर लेते हैं एंड देन अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन जो अडॉप्ट करती हैं, अडेप्ट करती हैं, और देयर आर मैनी टूल्स एंड टेम्पलेट्स अवेलेबल, मैनी ऑफ विच आर रीच वाइड स्प्रेड यूज। बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें अब यूज़ हो रही हैं, ठीक है। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल ये प्रेजेंटेशन है, तो इसका जो डिज़ाइन है वो ऑलरेडी वहाँ पर ऑप्शन में था, तो मैंने क्लिक कर लिया। यहाँ पे मैंने खुद कलर्स वगैरह जो है कस्टमाइज नहीं करे। तो इस तरीके से रेडीमेड टूल्स एंड टेम्पलेट्स आपको मिल जाती हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ये जो 3 चीज़ें थी वो थी मेरी फ्रेमवर्क की, लाइफ साइकिल एंड मेरा कंट्रोल साइकिल एंड मेरा टूल्स एंड टेम्पलेट। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा है सिर्फ इतना ही, तो आपको इतना ही मेंशन करना है। अगर ये क्वेश्चन आपको 13 मार्क्स में पूछा है या फिर फुल फ्लैज क्वेश्चन पूछा है और आपको लगता है कि आपका कंटेंट कम है, तो आप ये भी मेंशन करोगे कॉमन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स। और ये क्वेश्चन आपको अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं कि सिंपल आपको क्वेश्चन आया है कॉमन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क्स ही एक्सप्लेन करना है, तो आपने ये सारे एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। एक बार इसको आप देखिए। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहला जो कॉमन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है तो सबसे पहले आता है एजाइल। हमने एक एजाइल मॉडल भी पढ़ा है। तो एजाइल क्या करता है, बहुत ज़्यादा हमें स्पीड और शॉर्ट टर्म के अंदर होता है वो, और स्पीड प्रोवाइड करता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी हमारे पास एक फ्रेमवर्क है जिसका नाम एजाइल है, एंड वो हमें दिस फ्रेमवर्क विच रिलीज ऑन शॉर्ट डिलीवरी साइकिल, इट इज ऑफन एम्प्लॉयड फॉर प्रोसेस where speed and flexibility are prioritized। मतलब जहाँ पर हमारे लिए स्पीड की प्रायोरिटी है एंड फ्लेक्सिबिलिटी की प्रायोरिटी है, और जो ये हमारा अजाइल है वो फ्रेमवर्क है वो हमारे लिए शॉर्ट डिलीवरी प्रोवाइड करता है। हमने अजाइल मॉडल के अंदर भी पढ़ा था कि ये जो अजाइल मॉडल होता है उसके अंदर हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग हम उसको बिल्ड करते हैं एंड उसको हम लोग मार्केट में ले आते हैं। मतलब उसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते कि प्रॉपर हमारे पास रिसोर्सेज होंगे तभी हम उसको बनाएंगे। जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जितने रिसोर्सेज हैं, जितना उसके बारे में हमें पता है, उतने अकॉर्डिंग हमने उसको बनाया एंड उसको मार्केट में ले आए। तो वो शॉर्ट डिलीवरी साइकिल होता है उसका, ठीक है। हम इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाते उसके ऊपर। जब शॉर्ट डिलीवरी होगा, उसमें कम काम रहेगा, तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा स्पीडी होगी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। और इसको हम तभी यूज़ करते हैं इस टाइप के फ्रेमवर्क्स को जब हमारे पास प्रायोरिटी हमारे लिए हो किसकी, स्पीड की एंड फ्लेक्सिबिलिटी की, ठीक है। तो इस अजाइल वाले फ्रेमवर्क को आप अजाइल मॉडल के साथ रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द लीन। और कभी कभी इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं आपको 2 मार्क्स में पूछ ले जाते हैं। मैं अभी फिर से बता रही हूँ आपको, ये आपको 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। CCPM क्या होता है, CPM और CCPM में क्या डिफरेंस है, 2 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। तो अब अगर आपने ये पढ़ा होगा तभी आपको याद रहेगा कि वो क्या होते हैं। लीन क्या होता है, इट इज फ्रेमवर्क that emphasizes eliminating waste and optimizing processes to achieve efficiency. Lean seeks to deliver more value to customers with fewer resources, reduce cost and improve quality. अब जो lean है वो आपके लिए emphasize करता है, ये बहुत ज़्यादा जोर देता है एलिमिनेटिंग वेस्ट। आपका जितना भी वेस्ट है उसको कम करने की कोशिश करता है। ऑप्टिमाइजेस प्रोसेसेस, ठीक है, टू अचीव एफिशिएंसी। अगर हमारा जो प्रोसेस है ऑप्टिमाइज रहेंगे, जो हमारा काम है वो ऑप्टिमाइज रहेगा, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, राइट। और जो हमारे कस्टमर हैं उनको फ्यूअर रिसोर्सेज के साथ, कम रिसोर्सेज के साथ अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है एंड कम कॉस्ट के साथ, रिड्यूस कॉस्ट। अब जब हमने बोला कि रिसोर्सेज कम है तो कॉस्ट भी कम रहेगी, पर जो उसकी क्वालिटी है वो हमेशा अच्छी रहेगी, ठीक है। तो इसके अंदर आप इसको याद रखो, अजाइल वाला जो है उसकी प्रायोरिटी किसकी है, स्पीड की है एंड उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की है। और जो अजाइल वाला है वो हमारी शॉर्ट डिलीवरी प्रोवाइड करता है। वेयर जो लीन है हमारा, वो हमारे लिए वेस्ट, जितना भी कोडिंग में जो हम बहुत ज़्यादा कोड लिखते हैं बट उसमें ऐसा होता है कि हर एक कोडर को अपने
तरीके से कोड करता है। तो कुछ कोडर हैं वही जो कोड है वो 1000 लाइंस में लिखेंगे, एंड कुछ कोडर होते हैं जो वही कोड जो है वो आपका 800 लाइंस में भी कंप्लीट कर देंगे। तो हर किसी का तरीका अलग है। तो जो ज्यादा मेमोरी ले रहा है, जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा है कोड को रन होने में, वो ऑप्टिमाइज उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो जो मेमोरी भी कम ले रहा है एंड वो परफॉर्मेंस भी उसकी अच्छी है कोडिंग की, तो वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। तो इसी तरीके से लीन जो हमारा फ्रेमवर्क है वो ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर फोकस करता है और उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, कम रिसोर्सेज के साथ काम करता है और जो इसकी क्वालिटी है वो भी अच्छी होती है। नेक्स्ट वन इज योर क्रिटिकल चेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब आपको CCPM पूछेंगे तो आपको इसकी जो सबसे पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म ही मेंशन करेंगे, ठीक है। क्रिटिकल चेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इट फोकसेस मोर on making sure you have the right resources available when you need them instead of rigidly adhering to fixed dates or timelines for completing tasks। तो ये इस तरीके का हमारा फ्रेमवर्क है जिसको फोकस करना है उस चीज पर कि मेरा जो प्रोजेक्ट है या जो मैं काम करने वाला हूँ वो हमेशा अच्छा दिखे। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी हमें प्रोजेक्ट मिलते हैं तो हमें 8 तारीख को सबमिट करना है और आज 20 तारीख है, नेक्स्ट मंथ की 8 तारीख को सबमिट करना है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 21 तारीख से ही शुरू कर देंगे कि मेरे को धीरे धीरे हर रिसोर्सेज को गेन करना है एंड उसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर डालना है ताकि जो मेरा प्रोजेक्ट है वो बहुत अच्छा दिखे। उन्हें टाइमलाइन से कोई मतलब नहीं है। और कुछ बच्चे होंगे जो 6 तारीख को शुरू करेंगे और 8 तारीख को सबमिट कर देंगे। मे बी उनका प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छा हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उन्होंने टाइमलाइन से वो नहीं रखा कि हमें हमारा टाइम 8 तारीख है तो हम 21 तारीख को क्यों शुरू करें। उनको अच्छे तरीके से काम करना है, इसलिए उन्होंने धीरे धीरे रिसोर्सेज को गेन करना और कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो सेम चीज यहाँ पर भी है कि इसको फिक्स डेट से फर्क नहीं पड़ता। इसकी जो डेट है वो डिले हो सकती है, थोड़ा सा ये एडजस्ट कर सकती है और इसके अंदर कंप्लीट जो करता है अपने टास्क को वो अच्छे रिसोर्सेज के साथ करता है ताकि जो उसकी क्वालिटी है वो अच्छी जाए, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट एफिशिएंसी, यूजिंग योर रिसोर्सेज टू गेट द प्रोजेक्ट डन इवन इफ दैट मीन्स एडजस्टिंग टाइमलाइंस अ बिट अलोंग द वे। थोड़ी बहुत अगर एडजस्ट करनी पड़ रही है हमें टाइमलाइंस को तो वो कर लेगा, लेकिन वो काम करेगा सही रिसोर्सेज के साथ ही। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें स्टेक होल्डर को 5 तारीख को ही प्रोजेक्ट देना है, तो हमें पता है कि हमें मार्केट से वो सॉफ्टवेयर मिल नहीं रहा और हम दूसरे वाला सॉफ्टवेयर परचेज करके उनका काम कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि हमें उस डेट को सबमिट करना ही करना है। बट वेयर एज अगर हम इस वाले फ्रेमवर्क का यूज करते हैं तो वो कहता है कि हमें सही रिसोर्सेज के साथ काम करना है ताकि हमें अच्छे से हम लोग अपनी जो आउटपुट है उसको स्टेक होल्डर्स तक दे सके, ठीक है। तो इसमें एडजस्टमेंट हो सकती है। नेक्स्ट वन इज अ क्रिटिकल पाथ मेथड। ये इसका बिल्कुल अपोजिट है। इसमें हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। स्टेप बाय स्टेप इसमें काम चलता है। स्टेप बाय स्टेप टेक्निक है। ये आपकी यूज फॉर प्रोसेसेस प्लानिंग, हम लोग प्रोसेस की प्लानिंग करने के लिए इसको यूज करते हैं। इट इज अ वे टू प्लान एंड मैनेज टास्क इन अ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के अंदर आपके इसको प्लान करना, मैनेज करना, टास्क को सब चीजों के लिए यूज करते हैं। इट हेल्प्स आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क दैट नीड टू बी डन एंड इंश्योर दैट दे आर कंप्लीटिंग ऑन टाइम। ये बोलता है कि हाँ टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, एडजस्ट करना है तो हम कर लेंगे, पर ये बोलता है कि नहीं, इंश्योर करता है कि वो कंप्लीट हो ऑन टाइम, ठीक है। टू अवॉइड डिलेज टू द होल प्रोजेक्ट। ये बोल रहा है कि मैं एडजस्ट कर लूंगा और ये बोलता है कि नहीं कोई डिले नहीं करना, अवॉइड डिलेज, ठीक है। तो ये बोलता है कि स्टेप बाय स्टेप अपनी टेक्निक के हिसाब से हमें काम करना है एंड उसको टाइम के अकॉर्डिंग हमें कंप्लीट करके देना है, ठीक है। ये दोनों मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है इसको। किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि इसको एक्सप्लेन कर दो, तो मैंने काफी टाइम लगा के एक्सप्लेन किया है आपको। आई होप समझ आ गया होगा, नहीं आया फिर से कमेंट कर दो और अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। इवेंट चेन मैथोलॉजी, तो ECM है ये। द इवेंट चेन मैथोलॉजी इज द वे टू प्लान प्रोजेक्ट्स बाय कंसिडरिंग पॉसिबल इवेंट्स or situation that could affect the project schedule. It helps manage uncertainties and variables that might cause delays, allowing for better planning and preparation. अब ये इसकी एग्जांपल देती हूँ फिर आपको समझ में आएगा। जैसे कि किसी की बर्थडे पार्टी है और बर्थडे पार्टी आपने 7 o'clock रखी है शाम में, ठीक है। तो जब आपने बर्थडे पार्टी रखी है तो आपके दिमाग में कुछ आइडियाज आ सकते हैं, कुछ इमेजिन कर सकते हो आप कि मे बी उस टाइम बाहर से जो दूर से लोग आने वाले हैं वो रात के टाइम ना आए पार्टी में, या फिर रात में हमारा जो वेदर है वो खराब हो सकता है, बारिश आ सकती है, या फिर
मौसम की वजह से हम लोग बाहर नहीं कर सकते हैं, उस टाइम बहुत ठंड हो सकती है। ये सारी चीजें जो आप इमेजिनरी सोच रहे हो कि ये जो काम है ये सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, वो सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, तो सेम चीज यहाँ पर भी है, इवेंट चेंज मेथोडोलॉजी, जिसके अंदर आप ऐसी चीजों को अजम्पशन करते हो, ऐसी सिचुएशन के बारे में सोचते हो, ऐसी सिचुएशन को कंसिडर कर सकते हो जो मे भी पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, तो आप उनको सोचकर प्लान बनाते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक एम्प्लॉय को हायर करना है तो मैं उससे बोलती हूँ कि हमें C++ वाला कोडर चाहिए। वो बोलता है जी मुझे C++ भी आती है, मुझे जावास्क्रिप्ट भी आती है। और एक मेरे पास एम्प्लॉय है जिसको सिर्फ C++ आती है, चाहिए मुझे सिर्फ C++ वाला ही, लेकिन मैं क्या सोचती हूँ कि मे भी कभी मुझे फ्यूचर में जावास्क्रिप्ट वाला काम भी कराना पड़ जाए, तो इस पर्सन को आता है तो इसको हायर करने में मेरे लिए ज्यादा बेनिफिट है, तो मैं उसको हायर करूंगी। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, इवेंट चेन मेथोडोलॉजी के अंदर आप कुछ इवेंट्स के बारे में सोचते हो जो मे भी आप अजम्पशन करते हो कि ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ऐसी चीजें अगर आप उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाते हो सोचकर, वो आती है आपके इसके अंदर। आई होप कि क्लियर है। क्लियर है तो लिखा करो कमेंट्स में क्लियर। Okay, so next one is a project headway. It is a way to organize and break down a project into smaller tasks using a framework set by the Project Management Institute. This method is available to PMI members and helps them manage project more effectively by providing a structured approach to planning and tracking progress. अब पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि इतने सारे हम एक साथ याद नहीं होने वाले, तो मैं पहले बता देती हूँ, अगर आपको क्वेश्चंस ये आया है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क वाला, तो आपको थोड़े से लिख देने हैं, अपनी मर्जी से 3-4 लिख देना। बट अगर आपको कॉमन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क आया है तो ऑलमोस्ट आपको सारे ही एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। और आप उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, अभी जैसे मैंने आपको आइडिया दिया एजाइल वाला, आप फ्रेमवर्क से उसमें मॉडल से जोड़ दो। लीन वाला मैंने अभी आपको क्वालिटी वगैरह देकर एग्जांपल देकर बताया है किस तरीके आपको याद कर सकते हो। क्रिटिकल चेन वाला, इन दोनों में मैंने आपको इसके बीच में मर्ज कर दिया इसको कि ये वाला आप ऐसे याद रखो और इस वाले को ऐसे याद रखो। इवेंट वाले को आप इवेंट से याद रखो, जैसे बर्थडे का एक इवेंट हो सकता है, इस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दी है तो उससे याद रहेगा। सेम चीज यहाँ पर प्रोजेक्ट हेडवे को आप हेड से जोड़ सकते हो, जैसे कि हमारा प्रिंसिपल होते हैं वो हमारे हेड होते हैं, है ना। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल है फॉर एग्जाम्पल, तो वो हमारे हेड है। तो वो जो हेड है वो पूरा काम खुद से नहीं करते, वो फर्दर हमारा अपना जो काम है वो HODs को देते हैं। जो HODs होते हैं वो हमारे क्लास टीचर्स को देते हैं, जो क्लास टीचर्स होते हैं वो मॉनिटर को देते हैं, मॉनिटर जो होते हैं वो क्लास में आके बताते हैं कि आपको ये करना है। तो जो काम है या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन आई है वो सारी की सारी आई तो प्रिंसिपल से है, आई तो हेड से है, तो वो सारा का सारा नीचे नीचे ब्रेक डाउन हो गया। तो वैसे याद रखो कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट हेडवे है वो भी क्या करता है, अपने काम को एक ऑर्गेनाइज करता है, ब्रेक डाउन प्रोजेक्ट इनटू अ स्मॉलर प्रोजेक्ट और इन अ स्मॉलर टास्क। ठीक है, तो इसके अंदर, और ये किसकी हेल्प से होता है, स्मॉलर टास्क में किसकी हेल्प से होता है, ये PMI की हेल्प से होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की हेल्प से होता है। ठीक है, बस उसकी, और ये हमारी हेल्प करता है ताकि हमारा सारा काम स्ट्रक्चर में रहे। अब एक अकेला प्रिंसिपल सारे कॉलेज को नहीं देख सकता, तो उसने अपना अपना आगे जो काम है वो डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हमारे क्लास में भी एक टीचर है हमारा, वो भी सारे बच्चों को नहीं देख सकता, तो उसने मॉनिटर के पास काम डिवाइड कर दिया। अब एक मॉनिटर भी अकेला नहीं देख सकता, तो उसने क्या करा, 4 मॉनिटर बना दिए क्लास में। ठीक है, 2 गर्ल्स मॉनिटर, 2 बॉयज मॉनिटर, तो वो देख रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, हमारा जो काम है वो स्ट्रक्चर्ड वे में चलेगा एंड वो हमारे जो भी हमारी प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग काम चलेगा। जो हमारा काम है उसकी प्रोग्रेस अच्छी आएगी और वो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ट्रैक पर रहेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज योर अडैप्टिव सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। दिस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फ्रेमवर्क एम्ब्रेसेस continuous adaptation to work processes as the norms। अगर हमें ज़रूरत है किसी भी अडेप्शन की, किसी चीज़ को भी अडेप्ट करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो हमें टाइम टू टाइम वो चीज़ों को अडेप्ट करते रहना चाहिए। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं वीडियो भी बना रही हूँ, मुझे लग रहा है, मुझे बच्चे बोल रहे हैं कि आप थोड़ा कम एक्सप्लेन कर रहे हो, आप थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करो, तो इस चीज़ को मुझे अडेप्ट करना चाहिए। तो मुझे ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं करना, मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिर कल के दिन अगर मुझे कोई बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहे हो, आप थोड़ा स्लो पढ़ाओ, तो मैं उस चीज़ को भी अडेप्ट करूँगी कि हाँ मुझे थोड़ा सा स्लो पढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें टाइम टू टाइम अपने प्रोजेक्ट के अंदर या फिर अपने काम के अंदर अडेप्शन को लाना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट and adaptation and incremental mode of project delivery, the IPM
framework divides its core areas of focus into 6 areas. अब ये जो हमारा टॉपिक है ये फर्दर एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो बहुत डिटेल में है और वो इसी यूनिट में है, वो आपको उसकी वीडियो मिलेगी आगे, ठीक है। तो इसको आप सिंपल लिखो कि इसके अंदर आपकी एडेप्टेशंस भी आएंगी, आपके इंक्रीमेंटल मॉडल्स भी आएंगे, जिसके 7 टॉपिक्स हैं। वो 7 टॉपिक्स क्या, ये 6 टॉपिक्स हैं, 6 टॉपिक्स है। आप उनके नाम से मेंशन कर दो और अगर आपको ये याद नहीं हो रहा तो आप इस पॉइंट को छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो इसमें आता है मैनेजमेंट प्रोसेसेस, फंक्शंस, मैनेजमेंट डिलीवरेबल्स, मैट्रिक्स, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिव्यू एंड साइन ऑफ टेक्निक, ठीक है। तो ये हमारे पर्टिकुलर टॉपिक है, क्योंकि एक एक पॉइंट में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, तो आप यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है वाटरफॉल मेथोडोलॉजी, सिक्वेंशियल इन नेचर, वेयर वर्क फ्लोज। अगर आपने वाटरफॉल मॉडल पढ़ा है तो बिल्कुल सेम है ये, जिस तरह से हमने वाटरफॉल मॉडल में पढ़ा था कि हर एक स्टेज में हम लोग 1 बाय 1 हर एक फेज पे काम करते हैं, हर फेज में हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, हर फेज कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट फेज पर काम जाता है, देन वो नेक्स्ट पेज जाता है, इस तरीके से हमारी कुछ प्लानिंग चलती है। तो वही चीज बोली है यहाँ पर, वर्क ओनली मूव्स टू द नेक्स्ट फेज आफ्टर कंप्लीशन टू द प्रीवियस फेज। अगर फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया तो उसका जो आगे का आउटपुट आया है वो एज ए इनपुट जाएगा हमारे सेकंड फेज के अंदर, और जो सेकंड फेज का एज अ आउटपुट आया है वो जाएगा हमारा एज अ इनपुट थर्ड फेज के अंदर, ठीक है। इस तरीके से जो काम है एंड तक जाता है, एंड फेज तक, बट वो वापस नहीं जा सकता, ठीक है। तो वर्क फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन इज जनरली डिस्कस्ड, वही बोला मैंने, वापस नहीं जा सकता काम, नीचे 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 आता रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये और भी है, वाह इतने सारे रखे हैं मैंने। स्क्रम, एक स्क्रम भी होता है। अच्छा, ये मैंने इसलिए मेंशन करे हैं क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चंस है मुझे लगता है 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने सारे के सारे इसके अंदर डाल दिए हैं, बट अगर आप चाहते हो तो आप इतने भी लिख सकते हो, ठीक है। सुन लो बट सारे। स्क्रम इज अ फ्लेक्सिबल वे टू मैनेज प्रोजेक्ट स्पेशली कॉम्प्लेक्स वंस। ये जो हमारा स्क्रम है ये हमारे लिए, इसका नाम भी बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा है लेने में, तो ये याद रखो कि डिफिकल्ट वाला कॉम्प्लेक्स जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमने इसको बनाया है, इस फ्रेमवर्क को, जिसके अंदर टीम वर्क पर एम्फेसाइज किया गया है एंड रेगुलर चेक्स ऑन प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस। जितना भी हमारा काम हो रहा है, कितनी रेगुलरली उसकी प्रोग्रेस आ रही है उसको चेक करता है ये, एंड जो भी हमें चाहिए कि लगता है कि ये चेंज आना चाहिए उसको बहुत ही क्विकली अडेप्ट करता है। एंड इन स्क्रम वर्क इज डिवाइडेड इनटू शॉर्ट पीरियड। अब जब ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को डील कर रहा है तो ये अकेला नहीं कर सकता, तो ये बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में जो अपना शॉर्ट पीरियड के लिए अपने काम को डिवाइड करता है उसको हम स्प्रिंट्स बोलते हैं, स्प्रिंट्स, मेकिंग इट ईजियर टू स्टे ऑन ट्रैक एंड मेक एडजस्टमेंट एज नीडेड। और अगर हमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत है तो एडजस्टमेंट भी करते हैं और इसको ईजी बना देते हैं पार्ट को डिवाइड करके, ठीक है। नेक्स्ट इज योर एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, agile method that focuses on continuously improving a product through regular testing and revision. It uses a series of short development cycle to quickly adapt to changes and deliver better business result. एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग हमारी अजाइल के अंदर यूज होती है बिकॉज ये हमारे कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करता रहता है खुद को। हमने इतना अभी हमें समझ में आया, फॉर एग्जांपल मुझे इतना समझ आया तो मैं आपके सामने इतनी पीपीटी ले आई, एंड फिर मुझे थोड़े 2 दिन बाद लगा कि नहीं इस टॉपिक में ये भी ऐड होना चाहिए था, फिर मैंने दोबारा पीपीटी बनाई एंड दोबारा आपके सामने ले आई। तो इस तरीके की चीजें ये करता है अजाइल के अंदर। जितना उसको समझ आता है, जितना समझ का मतलब ये नहीं है कि वो खुद समझता है, बट दैट मीन्स जितना उसके पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग वो सारा के सारा मटेरियल के साथ अपना प्रोजेक्ट बनाता है, मार्केट में ले आता है, ठीक है। फिर लगता है थोड़े टाइम के बाद इसके अंदर चेंजेस करने की जरूरत है, तो चेंजेस करके वो फिर से मार्केट में आ जाता है। फिर तीसरी बार लगता है कि चेंजेस करने की जरूरत है एंड रिकर्सिवली ये प्रोसेस उसका चलता रहता है। तो उस टाइम पे वो क्या शॉर्ट पीरियड के लिए वो क्विकली अडेप्ट करता है चेंजेस को, तो वो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का यूज करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ फीचर ड्राइवन डेवलपमेंट, FDD. It emphasizes building and releasing features quickly. It uses short development cycle to focuses on delivery features that customers need. Make sure the software meets the requirements. जो भी हमारी कस्टमर की नीड है उस पर ये फोकस करता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये हमारे काम को डिवेल्प करता है, ठीक है। फिर आता है डायनामिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड, अनदर अजाइल डिलीवरी फ्रेमवर्क, फिक्स टाइम, क्वालिटी, द कॉस्ट फैक्टर एंड द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड द प्रायोरिटाइज
प्रोजेक्ट मस्ट हैव, शुड हैव, कुड हैव, वांट हैव, मतलब क्या क्या हमें प्रोजेक्ट के अंदर चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस तरीके का चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें क्वालिटी के अकॉर्डिंग, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। और ये हमारे ये भी एजाइल मॉडल के लिए ही बना है, ठीक है। और इसके अंदर भी फिक्स टाइम होता है कि किस तरीके, कब हमें किस टाइम पर हमने प्रोजेक्ट को देना है। नेक्स्ट वन इज अ रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस। दिस फ्रेमवर्क डिवाइड्स डेवलपमेंट इनटू 4 फेजेस। अब जो रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस है ये 4 तरीके से डिवाइडेड है, इंसेप्शन, इलैबोरेशन, कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांजिशन। ईच ऑफ दीज फेजेस इन्वॉल्व इट्स ओन साइकिल, मॉडलिंग, एनालाइज, यानी कि हर एक इंसेप्शन हो और आपका इलैबोरेशन हो, कंस्ट्रक्शन हो, ट्रांजिशन हो, चारों के अंदर आपके मॉडलिंग भी होगी, एनालाइज भी होगा, डिजाइन भी होगा, इम्प्लीमेंटेशन भी होगी, टेस्टिंग भी होगी, डिप्लॉयमेंट भी होगी, चारों चीजें ही इम्प्लीमेंट होंगी, ठीक है। और ये सारा का सारा आपने नेम्ड आफ्टर अ डिवीजन ऑफ IBM कॉल्ड रैशनल, वेयर दिस फ्रेमवर्क्स ओरिजिनेटेड, ठीक है। तो आप इनमें से, मुझे लगता है इतने आपके लिए इनफ है, इतने आप याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। इनमें से आप लोग स्क्रम वाला और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग कर लीजिएगा। अगर आप इनमें से जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, छोड़ना चाहते हैं, नहीं मेंशन करना चाहते, कोई बात नहीं, बट आपको याद जरूर रखना है कि इसका मीनिंग क्या है। अगर 2 मार्क्स में आता है तो आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं उसके बारे में, क्योंकि आपको याद रहेगा, ठीक है। मैंने भी इतने सारे पता नहीं कब लिखे, मैंने मुझे याद नहीं है। चलो, तो ये वाला जो हमारा एक क्वेश्चन था ये तो कंप्लीट हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। इसके अंदर हमने 3 चीजों को डिस्कस कर लिया एंड उसके बाद हमने कॉमन वाले भी डिस्कस कर लिए फ्रेमवर्क। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इशू इन प्रोजेक्ट स्टाफ एक्विजिशन। तो हमें क्या क्या इशू फेस करने पड़ सकते हैं जब हम स्टाफ को एक्वायर कर रहे हैं। सबसे पहले आता है हमारा स्किल मिसमैच। तो जब भी हम लोग अब एक एम्प्लॉय को या फिर एक पर्सन को हायर करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जो स्किल्स हमें चाहिए, हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक पर्सन को हायर करेंगे, ठीक है। तो जब हमने हायर करना है, फॉर एग्जांपल मुझे जावा का कोडर हायर करना है एंड मुझे जो C++ का कोडर मिल रहा है और मुझे कहता है कि मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं बहुत अच्छे से आपको काम करके दूंगा, या फिर मैं बहुत आपकी जो प्रेजेंटेशन है, जो भी आपने मुझे काम कराना है उसमें आपको 100% रिजल्ट दूंगा, बट मुझे उसकी नीड ही नहीं है, क्योंकि मुझे जो स्किल्स चाहिए वो उसके अंदर अवेलेबल नहीं है मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको स्किल मिसमैच मिल सकती है। नेक्स्ट वन इज रिसोर्स अवेलेबिलिटी। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स कैन डिले टीम इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल रिसोर्स अवेलेबिलिटी आपकी ऐसी भी हो सकती है कि आपको काम करा के देना है और आपके पास जो पीसी है वो आपको 20 रिक्वायरमेंट्स है 20 पीसीज की, पर आपके पास उस टाइम पे सिर्फ 18 या फिर 15 ही अवेलेबल है, तो वो भी आपके लिए एक रिसोर्स है। या फिर जो पर्सन आपके लिए काम कर रहा है वो भी आपके लिए एज अ रिसोर्स है। आप हायर करना चाहते हो बट आपके लिए स्किल मिसमैच वाला जो हमने पॉइंट पढ़ा वो है, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं बट आपके पास एज अ रिसोर्स पर्सन अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल प्रोफेशनलिज्म और प्रोफेशनल्स, वो वाले भी हमारा जो हो सकता है किसके अंदर पॉइंट, ठीक है। थर्ड वन इज अ टीम डायनेमिक्स। पर्सनालिटीज क्लैशेस और lack of cohesion among team members can hinder collaboration and productivity। जो टीम डायनामिक्स हैं आपके वो तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है ये हर जगह पर होते हैं, चाहे आप स्कूल में हैं, चाहे कॉलेजेस में हैं, चाहे आप किसी कंपनी में हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में है, किसी ऑफिस में है। तो टीम डायनामिक्स वाला जो पॉइंट है वो आपको मिलता है हर जगह पे, कि आपका जो टीम मेंबर है या फिर आपके जो मैनेजर है उसके साथ आपकी बनती नहीं है, या फिर उसकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, या फिर आपके जो टीम मेंबर्स हैं उनके बीच में कोलैबोरेशन नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाती, या फिर किसी का नेगेटिव एटीट्यूड है। ये सब चीज़ें आपकी टीम डायनामिक्स में आती हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन बैरियर्स हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल ज़रूरी नहीं है इंग्लिश हो, बल्कि आपका जो टीम मैनेजर है वो आपको भोजपुरी में या फिर किसी और लैंग्वेज में, फ्रेंच में डील कर रहा है, तो आपको उस टाइप की लैंग्वेज जो है अच्छे तरीके से आप फेमिलियर नहीं है, तो आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मिसगाइड हो सकते हैं आप, या फिर आपको थोड़ा टाइम लगता है उस चीज़ को समझने में, ठीक है।
कल्चरल डिफरेंसेस, उसके बाद कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, किसी को किसी के बैकग्राउंड से प्रॉब्लम हो सकती है कि वहाँ का बंदा है तो मुझे वहाँ के लोग अच्छे नहीं लगते तो वो आपसे बात नहीं करना चाहता, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो आपको जब स्टाफ को एक्वायर करना है तो इस तरह के इशू आपको फेस करने पड़ सकते हैं। लैक ऑफ क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर आपने किसी को भी रोल असाइन किया है, किसी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की है, अगर उस पर्सन ने अच्छे तरीके से अपने काम को नहीं निभाया, अगर उसको अपना रोल समझ में ही नहीं आया, अगर उसने उसको अनक्लियर है अपना रोल, या फिर उसने टास्क के अंदर ओवरलैप कर दिया, एक पर्सन को एक काम दिया था तो दूसरे पर्सन को भी आपने सेम काम दे दिया, तो दोनों एक ही काम पे लग रहे हैं और बाकी जो काम है वो सब खाली ऐसे ही है, तो फिर वो क्या है, आपकी लैक ऑफ क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपको क्लियर रोल नहीं पता है अपना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता है, तो ये सारी चीजें आएंगी। फिर आता है टर्नओवर, हाई टर्नओवर रेट्स कैन डिस्टर्ब टीम स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी लीडिंग टू डिलेज एंड इंक्रीज प्रोजेक्ट कॉस्ट। टर्नओवर के अंदर आपके पास एक तरीके से बर्डन आ गया है, तो उस चीज़ों को आप बोलेंगे कि उसको अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं अपने काम को, तो उसके लिए तो आपके ऊपर बर्डन आ जाएगा, आपके टाइम वगैरह का इशू हो जाएगा एंड आपके कॉस्ट का इशू हो जाएगा, एंड जब आपका जो बजट आपने बनाया था स्टार्टिंग में वो एक्सीड कर जाएगा तो वो आपका टर्नओवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का आप इशू फेस कर सकते हैं। तो आप इनमें लिख सकते हैं, और भी आ सकते हैं इसके अंदर, आप चाहें तो और भी मेंशन कर सकते हैं, बट मुझे इंपॉर्टेंट लगे इसलिए मैंने सिर्फ इतने ही लिखे हैं। नेक्स्ट आप इसमें लास्ट में ये लाइन मेंशन कर दीजिएगा, टू एड्रेस दीज इश्यूज प्रोजेक्ट मैनेजर्स शुड फोकस ऑन इफेक्टिव रिक्वायरमेंट strategies, clear communication, team building activities and ongoing training and support to ensure cohesion and productive team। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा इशू इन प्रोजेक्ट स्टाफ एक्विजिशन, उसी की चीज़ को बता रहा है ये कि अगर हमें किसी को भी हायर करना है तो उसके लिए हमें किस तरीके के इशू फेस करने पड़ सकते हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन में हो, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में हो, या फिर ट्रेनिंग में हो, सपोर्ट में हो, या कोई और चीज़ है, क्लियर नहीं है इन्फॉर्मेशन, इस तरीके की चीज़ों को हम फेस करते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो गया है। दिस इज़ वन मॉडल बेस्ड आर्किटेक्चर, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। सो मॉडल बेस्ड आर्किटेक्चर के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, आर्किटेक्चर क्या होता है हमारा, जो भी हमें स्टार्टिंग में हमारा एक रफ डायग्राम होता है, रफ आउटलाइन होती है, उसको देखकर हम समझते हैं कि आगे हम लोग किस तरीके से काम करेंगे, या फिर वो हमें एक स्ट्रक्चर बताता है कि हमारा काम किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर ये डायग्राम आप मेंशन कर सकते हो, यूज केस व्यू, इसको हम लोग पढ़ने वाला, जो भी डायग्राम में है वही चीज़ों को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, डिजाइन व्यू, प्रोसेस व्यू, कंपोनेंट व्यू, डिप्लॉयमेंट व्यू। ठीक है, A model-based architecture framework is an approach that uses visual models to represent and communicate the architecture of a software system. It provides a structured method for designing, analyzing, and documenting the architecture, making it easier to understand and manage. जो भी हमारा टॉपिक है मॉडल बेस्ड आर्किटेक्चर, ये बनाया गया है एक तरीके का फ्रेमवर्क अप्रोच है हमारी ये, जो ये बताती है हमें किस तरीके से कम्युनिकेट करना है अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ। ये हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देती है जिसके अंदर हमें डिजाइनिंग कैसे करनी है, एनालाइज कैसे करना है, डॉक्यूमेंटिंग कैसे करनी है, आर्किटेक्चर कैसे बनाना है। तो इस सब चीज़ों से हमारा जो काम है वो आसान हो जाता है और ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा चारों चीज़ें हैं, ये पांचों चीज़ें हमें एक्सप्लेन करनी है। उससे पहले ये दो चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है। ये वाली चीज़ आपके लिए ऑप्शनल है, आर्किटेक्चर व्यू तो आप एक्सप्लेन करेंगे, ये वाला आपके लिए ऑप्शनल है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि है क्या। UML, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, ये आपकी एक लैंग्वेज है, इज अ स्टैंडर्डाइज्ड विजुअल लैंग्वेज used for modeling software system. It provides a set of diagrams and notation to represent various aspects of system. तो अगर हमें सिस्टम की बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, सॉरी गाइस डिस्टर्बेंस आ रही है, तो इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ डायग्राम्स एंड नोटेशंस। इसके अंदर हम लोग डायग्राम्स के थ्रू, नोटेशंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं ताकि जो हमारे सिस्टम के एस्पेक्ट हैं हम उनको अच्छे तरीके से डिटेल्ड में समझ सके, सच एज इट्स स्ट्रक्चर, चाहे उसका वो स्ट्रक्चर की बात हो, चाहे उसके बिहेवियर की बात हो, चाहे वो उसकी इंटरैक्शन की बात हो डिफरेंट कंपोनेंट्स में। तो ये जो हमारी लैंग्वेज है UML, डायग्राम्स हेल्प स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग डेवलपर्स
architects and project managers to communicate and understand the system design more effectively. तो इस लैंग्वेज के थ्रू जब हम डायग्राम्स के थ्रू, नोटेशंस के थ्रू स्टेक होल्डर्स को बताते हैं, या फिर हम अपने आर्किटेक्ट्स को बताते हैं कि इस तरीके से काम करना है, या फिर डेवलपर्स को समझाते हैं, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो कम्युनिकेट करता है अपने टीम मेंबर्स के साथ, तो जो हमारा समझना है, जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो जाती है और वो ईजी हो जाती है. ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया. अगर आपको अलग से पूछते हैं तो आप मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज आप इसमें भी मेंशन कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज आर्किटेक्चर व्यू. An architecture view is a representation of a specific aspect or perspective of a software system architecture. It focuses on particular concerns such as system structure, behavior, or interaction to provide insight into its design and functionality. Multiple views are often used to capture the system complexity and comprehensively. तो जो हमारा आर्किटेक्चर व्यू है, एक तो ये हमारी रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर हम अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम का पूरा एक आर्किटेक्चर लाइक ढांचा टाइप या स्ट्रक्चर टाइप हम बताते हैं, जो हमारा फोकस करता है और उसको पर्टिकुलरली कंसर्न रहता है कि किस तरीके से जो मेरा अंदर का स्ट्रक्चर है, उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो इंटरेक्शन है वो दिखने वाली है, उसका इनसाइड व्यू करते हुए उसके अंदर काम किस तरीके से होने वाला है, उसके अंदर का डिज़ाइन कैसे रहने वाला है, उसका जो डिज़ाइन है वो किस तरीके से उसका फंक्शन रहेगा, किस तरीके से उसकी फंक्शनैलिटी रहेगी, और बहुत सारे मल्टीपल व्यूज भी एट ए टाइम हो सकते हैं जिसको हम कैप्चर कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ डिज़ाइन व्यू. जैसे मैंने आपको पीछे बोला, ये सारी चीज़ें हैं जो हैं इनको हम एक्सप्लेन करेंगे. नेक्स्ट फर्स्ट आता है आपका ये डिज़ाइन व्यू. डिज़ाइन व्यू को हम लॉजिकल व्यू भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम लोग डिज़ाइन करें तो उस टाइम पे जो हमारा लॉजिक है, जो हमने पर्टिकुलरली सोचा हुआ है कि इस तरीके से हमने जो प्लान किया था उसको हम डिज़ाइनिंग फेज में लेकर, तो जो भी हमारी लॉजिकल चीज़ें हैं हम उसको डिज़ाइन में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो उसका पर्पज़ रहता है वही लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हमने लॉजिकली चीज़ें सोची हुई हैं उन कंपोनेंट्स का रिलेशनशिप आपस में बनाना. ठीक है, अब उसके बाद ये वाली जो डेफिनेशन है ये आप सिंपल मेंशन करो. अगर आप चाहते हो इसकी एग्जांपल देना तो आप ये वाली दोनों चीज़ें लिख सकते हो, अदरवाइज ये भी आपके लिए ऑप्शनल है. ठीक है, बहुत सिंपल और कंसाइज और छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ. इसको आप एक्सटेंड करके खुद भी लिख सकते हो, बट आपको पर्टिकुलरली पता होना चाहिए कि वो है क्या चीज़. ठीक है, उसके बाद एलिमेंट्स, मतलब अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो वो क्या होंगे, जैसे हमारी क्लासेस हो गई, इंटरफेसेस हो गई, पैकेजेस हो गए. जैसे आपने जावा का लैंग्वेज पढ़ी है तो उसमें पैकेजेस हम लोग इंक्लूड करते हैं, C++ में भी करते हैं वैसे. तो नेक्स्ट आगे कंसर्न क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी. जैसे अगर हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल लेना चाहें तो उसकी जैसे क्लास में हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, वैसे रिलेशनशिप्स हो गए, इनहेरिटेंस होगी एंड इंटरफेसेस हो गए, इस टाइप से. तो प्रोसेस व्यू क्या होता है हमारा, deals with the runtime behavior of the system, emphasizing the processes and tasks and how they are interact. तो प्रोसेस व्यू क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, मेन पर्पस ये है किस तरीके से रन टाइम पर डायनेमिक जिसको हम बोलते हैं उसका बिहेवियर कैसे रहने वाला है हमारे दूसरे प्रोसेसेस के साथ, या फिर डिफरेंट टास्क जो होते हैं उनका आपस में कैसे इंटरेक्शन रहने वाला है, किस तरीके से वो इंटरेक्ट करने वाले हैं, उस चीज़ को हम प्रोसेस व्यू के अंदर देखते हैं. इसीलिए हम इसको कंकरेंसी व्यू भी बोलते हैं. ठीक है, इसके लिए हम प्रोसेसेस हो गए, हमारे थ्रेड्स हो गए एंड इंटरेक्शन होगी. अगर आपने पढ़ा होगा ओएस के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेड्स होते हैं, उनका क्या काम होता है, उस तरीके से आप एग्जांपल दे सकते हो, अदरवाइज आप इसको सिंपली इग्नोर कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ डिप्लॉयमेंट व्यू. इसका पर्पस क्या है, focuses on the physical infrastructure where the software component are deployed. अब जब हमने डिज़ाइन बना दिया, देन उसको हमने इम्प्लीमेंट करके देख लिया, उसका बिहेवियर चेक कर लिया, देन उसको हम क्या करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, उसका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा. अभी हम प्रैक्टिकल चीज़ों के ऊपर बात कर रहे थे, नीचे जो है उसका फिजिकल हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर उसको डिप्लॉय करेंगे. इसमें हार्डवेयर नोड्स आ गई, आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी आ गई एंड डिप्लॉयमेंट आर्टिफैक्ट्स आ गए, ये सब चीज़ें. नेक्स्ट वन इज अ कंपोनेंट व्यू. कंपोनेंट व्यू के अंदर आपका कंपोनेंट व्यू क्या होता है, concentrates on the organization and packaging of software components and their dependencies. कंपोनेंट व्यू क्या करता है, जो भी आपके पैकेजेस हैं, फॉर एग्जांपल आपके फंक्शंस भी अगर आप मॉड्यूल्स मान सकते हो, मॉड्यूल्स हैं तो उनकी आपस में अगर डिपेंडेंसी है उनको देखता है, उन पैकेजेस के अंदर उस पर कंसंट्रेट करता है. ठीक है, तो इसमें आपके कंपोनेंट्स आगे देखा, मॉड्यूल्स बोला मैंने, मॉड्यूल्स हैं, लाइब्रेरीज हैं एंड देयर इंटरेक्शन, उनके बीच में किस तरीके से इंटरेक्शन हो रही है उस पर कंसंट्रेट करता है. नेक्स्ट वन इज अ यूज केस व्यू. जो यूज केस व्यू है ये आपका है डिस्क्राइब द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द एंड यूजर परस्पेक्टिव. यूज केस व्यू के अंदर आप
जो आपने आर्किटेक्चर बनाया है वो किसके यूज के लिए बनाया है, उसकी क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, उसको डिस्क्राइब करता है एंड यूजर के पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें यूज केसेस आ सकते हैं, एक्टर्स आ सकते हैं, इंट्रैक्शंस आ सकती हैं, कंसर्न के अंदर आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं, यूजर इंट्रैक्शन, सिस्टम बाउंड्रीज, ये सब चीजें आप चाहो मेंशन कर देना, नहीं चाहो तो सिंपल आप पर्पस लिख के आ जाना। ठीक है, ये भी आपका छोटा टॉपिक है जो आपको 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, या फिर आपको साइड में टॉपिक दे सकते हैं, लाइक आपको दूसरा टॉपिक भी पूछ लिया और साथ में ये वाला टॉपिक भी पूछ लिया, तो आपको इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। नेक्स्ट वन इज योर, पहले हम इसको वाइंड अप करते हैं। Each view provides a unique perspective on the system, focuses on different aspects to ensure that the system requirements are adequately addressed and the design is comprehensive and robust. Integrating these views helps architects and developers to understand, communicate and manage the complexities of the system effectively. तो इसके थ्रू हमारे लिए एक तो यूनिक पर्सपेक्टिव बन जाता है, क्योंकि हम आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए एक यूनिक पर्सपेक्टिव बनता है सिस्टम का, जिसके अंदर रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, किस तरीके हम उसको एड्रेस करेंगे ये पता लग जाता है, उसका डिज़ाइन किस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव रहने वाला है ये पता लगता है, एंड उसके बीच में किस तरीके से इंटीग्रेट हम लोग करने वाले हैं डेवलपर्स के साथ हो, चाहे वो कम्युनिकेट करना हो, हमें मेंबर्स के साथ करना हो, या फिर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो, उन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी हो जाता है थ्रू मॉडल बेस्ड आर्किटेक्चर। तो ये वाला जो टॉपिक था हमारा शॉर्ट टॉपिक है, ये भी हमारा वाइंड अप हो गया यहाँ पे खत्म। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे पास ये 2 छोटे टॉपिक्स हैं। ये वाला टॉपिक तो बहुत शॉर्ट है, ठीक है, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, मुझे पता आपको आता होगा। और ये जो वर्क फ्लोज ऑफ द प्रोसेस है ये भी बहुत शॉर्ट है, तो इसको भी आपको 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं या फिर आपको साइड क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, जल्दी जल्दी हम इसको भी वाइंड अप करते हैं। ओके, वर्क फ्लोज ऑफ द प्रोसेस refer to the step-by-step sequence of activities or tasks that need to be executed to accomplish specific goals and deliverables within a project. तो प्रोजेक्ट के अंदर स्टेप बाय स्टेप जो भी आपने काम करना है, चाहे वो आपका स्टार्टिंग हो या फिर आपके टास्क हो, आपके एक्टिविटीज हो, उनको एग्जीक्यूट करना है, एक स्पेसिफिक गोल तक आपने पहुंचना है, तो उसको हम बोलते हैं अपना वर्क फ्लोज ऑफ द प्रोसेस। जो भी आपका प्रोसेस चल रहा है उसका कैसे वर्क फ्लो कर रहा है इस चीज, ठीक है। दीज वर्क फ्लो सर्व एज अ रोड मैप, ये हमें एक रोड मैप देते हैं। बिल्कुल जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ना, मैंने बोला था लाइफ साइकिल, वो आपका कहीं ना कहीं रिलेट होता है हर टॉपिक से। सेम चीज यहाँ पर भी आपको आ गई है। जो रोड मैप है वो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक होता है, तो इनिशियलाइजेशन से लेकर आपका पूरा वाइंड अप क्लोजर तक वो सारा का सारा इसमें बोल दिया रोड मैप के अंदर। एक वर्ड बोला और पूरे का पूरा लाइफ साइकिल आपको इसके अंदर आ गया, ठीक है। रोड मैप फॉर देम, गाइडिंग देम थ्रू द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। देखो मैंने देखा नहीं था वहां पर, फिर भी आ गया। देखो लाइफ साइकिल फ्रॉम इनिशिएशन टू कंप्लीशन, वेरी नाइस। अब तो आपको भी याद हो गया मेरे साथ। लाइफ साइकिल स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या क्या पॉइंट्स होते हैं उनको मेंशन करना, सारा का सारा मेरा वर्क फ्लो ही है, ठीक है। पूरा मेरा जो एसपीएम है वो लाइफ साइकिल के ऊपर घूम रहा है, किस तरीके से प्रोजेक्ट बनेगा, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, थोड़े थोड़े टॉपिक्स में उसकी फिर से बात आ जाती है, ठीक है। उसको बेस्ट फ्रेंड है ये, जिसको वो कहीं नहीं छोड़ता, बार बार अपने साथ लेके आता है, ठीक है। तो इसके हम लोग 7 टॉप लेवल वर्क फ्लोज होते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। 7 है ना, 7 है। मैनेजमेंट वर्क फ्लो, सबसे पहले उसको मैनेज कैसे करेंगे, कंट्रोल करना। अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए, कंट्रोलिंग द प्रोसेस एंड इंश्योर द कंडीशन फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स, हम लोग कंट्रोल करेंगे एंड सारी की सारी जो विनिंग कंडीशन है, जो भी स्टेक होल्डर चाहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उनको इंश्योर करेंगे। फिर आता है इन्वायरमेंट वर्क फ्लो, ऑटोमेटिंग द प्रोसेस एंड इवॉल्विंग द मेंटेनेंस एनवायरनमेंट, जो भी हमारे जिस भी इन्वायरमेंट में काम हो रहा है उसको मेंटेन करना। दैट मीन्स जो भी हमारा काम हो रहा है उसको मेंटेन करके रखना। अगर उसमें वो हमारा एक्सीड ना करे, उसका बजट हो, चाहे उसकी कॉस्ट हो या फिर उसका टाइम हो, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको हम लोग क्या करें, इवॉल्व करके रखें एंड उसको ऑटोमेटिंग करके रखें। नेक्स्ट वन इज योर रिक्वायरमेंट वर्क फ्लो, एनालाइज करें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने काम करना है। देन योर डिजाइन वर्क फ्लो, आपका जो भी मॉडल है उसके जो भी सोल्यूशन है, जो भी आपका आर्किटेक्चर डिजाइन है, उसके अकॉर्डिंग आपने डिजाइन को आगे फर्दर उसमें काम करना है। नेक्स्ट वन इज इम्प्लीमेंटेशन, जो भी आपने डिजाइन बनाया है उसके अकॉर्डिंग आपको इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट वन इज असेसमेंट वर्क फ्लो। अच्छा, ये जो वर्ड्स है ना ये थोड़े डिफरेंट है। यहाँ पे इन्वायरमेंट की जगह पे आप जो आपने लाइफ साइकिल के अंदर वर्ड पढ़ा था, कोई वर्ड यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं आप, ठीक है। असेसमेंट वर्क फ्लो भी आपका ये हो गया रिव्यू, ठीक है। दोबारा से जाकर आप उसको असेस कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो एक तरीके से।
असेसिंग द ट्रेंड्स इन प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। तो आप देखोगे कि अगर आपके जो ट्रेंड्स हैं, ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग आपका काम हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके अकॉर्डिंग, और जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो सही होनी चाहिए। डिप्लॉयमेंट वर्कफ्लो, ट्रांजिशनिंग द एंड प्रोडक्ट टू द यूजर। अब ट्रांजिशन आपने देखी होगी रील्स में बहुत ज्यादा, तो वो क्या होती है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, एंड एंड में कुछ अलग ही निकल के आ रहा होता है। ठीक है, मुझे पता है मेकअप वाली वीडियोस से रिलेट किया होगा, तो वैसा ही है कुछ। ठीक है, डिप्लॉयमेंट में भी आपका जब एक प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसमें आपका फर्स्ट स्टेप होगा, सेकंड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप होगा, और एंड में आपको कुछ अच्छा सा प्रोजेक्ट निकल के आ रहा होगा। तो डिप्लॉयमेंट वर्कफ्लो क्या करता है, आपकी ट्रांजिशन देता है, ठीक है, जो कि एंड यूजर तक पहुंचती है। तो बस इतना सा था, ये कुछ छोटू सा था हमारा ये वाला टॉपिक। उसके बाद ये भी छोटा सा टॉपिक है और ये भी आपको आता होगा, मुझे पक्का पता है। तो चेक पॉइंट्स ऑफ अ प्रोसेस, क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको चेक करने चाहिए प्रोजेक्ट के या फिर प्रोसेस के। तो इसके अंदर भी आपकी स्पेसिफिक माइलस्टोन्स होते हैं या फिर इवेंट्स होते हैं जो हमारे कंट्रोल करते हैं, पॉइंट्स को मॉनिटर करते हैं, इवेलुएट करते हैं हमारी प्रोग्रेस को प्रोजेक्ट के अंदर। चेक पॉइंट्स हेल्प्स इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट स्टेज ऑन ट्रैक। वो देखता है कि हमारा प्रोजेक्ट हमारे ट्रैक पे है या नहीं है, हमारे ऑब्जेक्टिव को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और कुछ कॉमन जो हमारे चेक पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वही सबसे पहले आगे हमारी इनिशियलाइजेशन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिजाइन एंड प्लानिंग। आई थिंक आप सब भी बोर हो चुके हो इससे सुन के। डेवलपमेंट आ जाती है, फिर हमारी टेस्टिंग आ जाती है, फिर डिप्लॉयमेंट आ जाती है, फिर प्रोजेक्ट क्लोजर आ जाता है। अब ये फिर से हमारे लाइफ साइकिल वाले सारे के सारे पॉइंट्स इसमें दोबारा आ गए हैं। फिर से इसको ब्रीफली मैं आपको बता देती हूँ कि प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन के अंदर या फिर प्रोजेक्ट इनिशिएशन के अंदर आपकी फिजिबिलिटी स्टडी को हम लोग कंप्लीट करते हैं। प्रोजेक्ट का एक चार्ट बनता है या फिर प्रोजेक्ट का एक रफ डायग्राम बनता है कि वो किस तरीके से काम करने वाला है। स्टेक होल्डर्स के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी क्या क्या एंगेजमेंट उनके साथ रखते हैं हम लोग, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखते हैं। नेक्स्ट वन, ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अब पर्टिकुलरली हम रिक्वायरमेंट्स लेते हैं उनसे, उनकी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं जो भी वो हमें रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, ठीक है। फिर वैलिडेशन, हम चेक करते हैं कि जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स दी है स्टेक होल्डर में, क्या वो वैलिडेट है भी या नहीं, वो सही बोल भी रहे हैं या नहीं, क्या ये फिजिबल है भी या नहीं प्रोजेक्ट बना रहे हैं या नहीं, वो सब चीजें। देन हम उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उनको प्रायोरिटी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 चीजें बोले, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, तो उनमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जिसकी है उसकी हम रिक्वायरमेंट ले लेंगे और उसको अप्रूवल देंगे, ठीक है। फिर आता है डिजाइन एंड प्लानिंग। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आर्किटेक्ट बनाते हैं, आर्किटेक्चर बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं। फिर जो भी डिजाइन बना है उसका अप्रूवल देकर कि हाँ ये वाला डिजाइन करेक्ट है, अब इस डिजाइन के लिए हम लोग इसको इम्प्लीमेंटेशन फेज में लेकर जाएंगे, ठीक है। उस टाइम पे हम लोग क्या बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, WBC यानी कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं और शेड्यूल बनाते हैं कि कब तक हम लोग इसको बना कर देंगे। तो उस सारी चीज़ों को फाइनलाइज करते हैं, प्लानिंग भी हो जाती है और डिजाइनिंग भी हो जाती है। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट। अब उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसको बनाएंगे, कोडिंग होगी, इसके अंदर आपकी टेस्टिंग होगी, एंड इसके अंदर साथ साथ में जो टेस्टिंग होती है हम उसको यूनिट टेस्टिंग बोलते हैं। फिर उस कोड को रिव्यू किया जाएगा और ये खुद वही कोडर ही कर लेगा, जो कोड कर रहा है वही कोड चेक करेगा कि उसने सही किया है या नहीं किया, उसकी क्वालिटी वगैरह चेक करेगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड वैलिडेशन टेस्टिंग भी हो जाएगी इसके अंदर। इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब अगर एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल्स के साथ कनेक्ट है तो वो वाली इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगी। फिर फर्दर लास्ट में उसकी जो होती है वो टेस्टिंग होती है, विच इज योर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। जब आपका काम कंप्लीट हो गया तो आप चेक करा रहे हो कि क्या ये प्रॉपर्ली ठीक है या नहीं है, और अगर कोई बग या फिर कोई एरर है तो उस टाइम पे उसको ट्रैक करना और उसको भी सॉल्व करना, वो भी आपके इस टेस्टिंग के अंदर आएगा। अगर आप चाहो तो ये वाला पॉइंट यहाँ से हटा के सिंपल टेस्टिंग के अंदर भी लिख सकते हो, वरना वैसे भी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर डिप्लॉयमेंट। और जब आपने टेस्टिंग भी कर ली, अब उसका लास्ट स्टेज है जब आप उसको अपने स्टेक होल्डर को दिखा रहे हो या फिर वो एक सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट बन गई है, उसकी कोई लास्ट स्टेज पे पहुंच गया है। फिर उसके बाद जब वो लास्ट स्टेज पर है तो यूजर को ट्रेनिंग दी जाएगी कि इसको प्रोजेक्ट को जो भी हमने बनाया है, जो भी सॉफ्टवेयर हमने बनाया है किस तरीके से यूज करना है, तो ट्रेनिंग आएगी। और फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी कि उसमें क्या क्या स्टेप्स हुए, कितना टाइम लगा, किस फेज में कितना टाइम लगा, किस फेज में कितनी कॉस्ट लगी, ये सब चीजें। एंड देन प्रोडक्शन, डिप्लॉयमेंट एंड मॉनिटरिंग। अब उसके बाद हम उसको मॉनिटरिंग करेंगे, उसमें कोई चेंजेस चाहिए या फिर उसमें टाइम टू टाइम हम अगर कुछ मॉनिटर कर रहे हैं और कुछ अडेप्शन चाहिए, कुछ अडेप्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ चेंज कर रहे हैं, वो सारी चीजें डिप्लॉयमेंट में आएगी। एंड एट लास्ट हम लोग प्रोजेक्ट क्लोजर, मतलब उसको खत्म कर देंगे, हम लोग बिल्कुल खत्म बंद कर देंगे। सेम चीज जैसे हम लोग यहाँ पर अपने PPT को बंद करने वाला है, ऐसे ही इसका भी प्रोजेक्ट क्लोजर हो रहा है, ठीक है। फॉर्मल प्रोजेक्ट एक्सेप्टेंस दैट साइन ऑफ कि हाँ बस यहाँ पे खत्म है। प्रोजेक्ट पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यू एंड इवैल्यूएशन। अगर हम चाहते हैं फिर से एक बार अपने प्रोजेक्ट को देखना, जैसे हम फिर से अपनी PPT को देखना चाहते हैं, तो वो हमारी क्या होगी, पोस्ट रिव्यू हो गया इसका, ठीक है। जैसे हम लोग दोबारा देख रहे हैं, इसको अभी देखेंगे 2 मिनट के बाद।
ठीक है, तो वो हमारा हो गया ये लेसन लर्न डॉक्यूमेंटेशन। और जो भी हमने इस वाले पीपीटी से सीखा उसको लर्न करेंगे कि हमें थोड़ा थोड़ा फनी वे में पढ़ाना चाहिए। आज मैंने इस पीपीटी से ये सीखा, तो आपने जो भी अपने इस प्रोजेक्ट से जो भी सीखा उसको हम लर्न करेंगे उस लेसन को, एंड नेक्स्ट वाले जो भी प्रोजेक्ट है उसमें हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे सिंपल से पॉइंट्स होंगे, चेक पॉइंट्स, जो मुझे लगता है इजी होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे। नेक्स्ट वन इज योर दीज, अभी लास्ट में इसकी वाइंड अप लाइन्स हैं। These checkpoints help project managers and team to monitor progress, identify potential risk। ये हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, हमें मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं, हमें रिस्क ढूंढने में हेल्प करते हैं, मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट, अगर हमें कोई भी चीज़ की एडजस्टमेंट करनी है, जो ज़रूरत है, जो ज़रूरी है, उनमें हेल्प करता है। एंड इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट इज मूविंग टुवर्ड सक्सेसफुल कंप्लीशन, और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो रहा है इन अ सक्सेसफुल वे, उसमें हेल्प करता है। दे ऑल्सो प्रोवाइड स्टेक होल्डर्स विद विजिबिलिटी इन टू द प्रोजेक्ट स्टेटस, और हमें ये प्रोजेक्ट स्टेटस में विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है, एंड मेंटेन करने में प्रोवाइड करता है, अलाइनमेंट प्रोवाइड करता है, गोल्स प्रोवाइड करता है, ऑब्जेक्टिव को, हमारे जो ऑब्जेक्टिव है उनको मीट करने में हमारी हेल्प करता है, और ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड रहता है। तो सारी चीज़ें हम लोग चेक पॉइंट्स में पढ़े हैं जो हमने लाइफ साइकिल के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा हो गया खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इससे पहले एक बार रिव्यू कर लेते हैं दोबारा से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। ओके, तो आज हमने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रेजेंटेड बाय खुदा एकेडमी, एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, जिसमें 3 चीज़ें डिस्कस करी। लाइफ साइकिल आपको पहले से आता था, वेरी गुड। कंट्रोल साइकिल आपने मेरे साथ पढ़ा, फिर उसके अंदर दोनों चीज़ें पढ़ी आपने, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। फिर टूल्स एंड टेम्पलेट्स बहुत इजी था, 2 लाइन का, जिसके अंदर आपने सिंपल पढ़ा कि टूल्स एंड टेम्पलेट्स रेडीमेड होते हैं या फिर उनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो ईजिली। फिर इसके साथ में कुछ कॉमन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़े, जिसके साथ में छोटी छोटी ट्रिक्स सीखी कि हमें किस तरीके से लर्न करना है। ये सारे क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में आ सकते हैं, इनको आपने एक बार दोबारा से पीपीटी से जाके पढ़ना है, और आई होप कि पढ़ते हो आप लोग। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका 13 मार्क्स में आता है तो आपको सारे एक्सप्लेन करने हैं। अगर नहीं आता है तो आप 3-4 एक्सप्लेन कर सकते हो पिछले वाले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, फिर स्टाफ एक्विजिशन के इश्यूज आ जाते हैं, ये वाले इश्यूज हैं। अगर आपको लगता है कोई और इशू भी हो सकते हैं तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में कि आपने ये वाला मेंशन नहीं किया, आप अपनी मर्जी से भी मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने साथ ही लिखे हैं। फिर आपका एक ये वाला क्वेश्चन आता है मॉडल बेस्ड आर्किटेक्चर, इसको पढ़ लीजिएगा आप, या कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद इसके अंदर मैंने ये वाली चीज़ आपको बोला है कि एडिशनल है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद वर्क फ्लोज ऑफ द प्रोसेस, बहुत शॉर्ट सा है, ये भी आपका ईजी है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। एंड ये वाला चेक पॉइंट्स वाला क्वेश्चन जो आपको पहले से आता था, बस जस्ट मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, और बस यहाँ पे आपका ख़त्म। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, थोड़ी सी लंबी है वीडियो, बट इस तरीके से आप लोगों ने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, बाय बाय गाइस।